अच्छा है ना। आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, कल से करेंगे, ठीक है। आज जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा सा। नहीं मुझे मालूम है। सुनो बच्चों, अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार बुक में जाइए, असाइनमेंट फॉर क्लास में कौन से सम बचे और एमसीक्यू सारा ही बचा हुआ है। पेज नंबर बताओ और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है पहले मुझे वो बताओ, ठीक है। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। बुक नहीं मिला? उठो जरा, एक बार उठो ना प्लीज, दरवाजा खोलो बस, ठीक राइट हैंड साइड में देखो, वहां बहुत सारा बुक पड़ा होगा, एक तो बुक ले आओ बच्चों। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर, वहां नहीं है? अभी तो था। अनुपम, मिल गया? थोड़ा और अंदर था क्या? ओके। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे जल्दी। An organization whose objects are charitable or religious believes that accounting standards are not applicable to it since only a very small proportion of activities are business in nature. Comment. ये गलत है, इसको एज फॉलो करना। तो पूरा 31 नंबर पैरा कॉपी कर लेना है आंसर में। हेलो, 31 नंबर पैरा ही तो 32। हाँ तो पूरा 32 नंबर पैरा कॉपी कर लोगे आंसर लिखते वक्त। तो लिखो रिपीट पैरा 32। ये दोबारा लिखाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं समझो बेटा। आपको जहां लिखना है लिखो। मेरे क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर दे रहे हैं। क्या लिखा? रिपीट पैरा 32। ये जितना बार भी हम पैरा बोलेंगे मेरे नोट्स का पैरा बोलेंगे, ओके। अब नीचे कंक्लूजन लिखो। The trust which is predominantly having the objects as charitable or religious, objects as charitable or religious will have to follow accounting standards, as, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो accounting standards on its entire activities as क्लोजिंग रिमार्क्स। एज बोलो, क्यों बोल रहे हो? आपको लगाना होगा इसको। एज अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट्स, हाँ, एज अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट्स एक्टिविटीज आर ऑफ बिजनेस नेचर। लिख पाए? क्या लिखा? आर ऑफ बिजनेस नेचर। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन है वहां देखो। असाइनमेंट फॉर होम में सब हो गया क्या? नाइन नंबर पेज का सब हो गया ना? उसके बाद एमसीक्यू है, वो अभी हम लोग करेंगे। हाँ, 6 नंबर का दोनों होमवर्क मैंने दे दिया था क्या आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों को आंसर शीट मिला है? सारा आंसर्स नहीं है? ओके, तो कल ना हम बाकी जो भी है मैं देख लूंगा एक बार उसको। अगर कोई आंसर मिसिंग होगा तो हम उसका पीडीएफ आप लोगों को अलग से भेज देंगे, ओके। इसका है कि नहीं आंसर ये दोनों का? हाँ, दोनों का ही नहीं है, ओके मैं समझ गया, उसके बाद वाला होगा।
कोई बात नहीं, अपने देख लेंगे बेटा, मैं कर लूंगा। अभी ना आप सभी लोग जाओ पेज नंबर 1 में। ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को आंसर गेस करना है। सारा आंसर स्टूडेंट लोग गेस करेगा। कोई चीज अगर अनकवर्ड है तो हो सकता है, ठीक है, अभी जब हम बोलेंगे तब उसका कवरेज हो जाएगा। ओके, चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन। मन मन में पढ़ना है, मन मन में, और उसके बाद आंसर फाइनल करना है। आधा मिनट के बाद हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे। पढ़े? क्या आंसर फाइनल हुआ? सी नंबर। हाँ, टिक लगा दो। डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं है। थैंक यू। टिक लगाओ सी को एंड मूव फॉरवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्लीज पढ़ो। चारों चॉइस को पढ़ो, हड़बड़ हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है। केयरफुली पढ़ो। कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन पढ़ते ही अगर दिमाग में आंसर सेट हो गया तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों चॉइस पढ़ेंगे, समटाइम्स द आंसर्स में दो आंसर करेक्ट होते हैं, उसमें जो बेस्ट चॉइस है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। नहीं समझे? तो आंसर्स भी पढ़ना, जो मल्टीपल चॉइसेस है उनको भी पढ़ा करो, उसके बाद आंसर दिया करो। ए तो राइट ही लग रहा है, ए तो राइट ही लग रहा है, नहीं बी भी राइट लग रहा है। ए फॉलो करने से रिलायबिलिटी तो आता ही है भाई। सी ज्यादा करेक्ट लग रहा है, मतलब सी में लिखा है बोथ ए एंड बी। डी तो घटिया बात लिख, डी आप समझ लो डी में क्या है, देखो पढ़ो ना एक बार डी। ये क्यों चॉइस दिया गया होगा? उनको कोई चौथा चॉइस मिला नहीं होगा। नहीं समझे बात को? क्योंकि 4 चॉइस देना जरूरी है, तो कुछ भी लिख देता है वो लोग। दिस इज बैडली ड्राफ्टेड एमसीक्यू। सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर ऐसा कोई चॉइस रहेगा तो आप नाराज मत होना। आप समझना कि इंस्टीट्यूट के पास ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने कुछ भी लिख दिया वहां पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ लो ना, पढ़ लो। भाई ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी चाहिए, कंपेरेबिलिटी भी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द चॉइस, है ना? लगा दे। अभी बहुत मजा आएगा। 4 को ढंग से पढ़िएगा। बोलिए सर, क्वेश्चन सेट ठीक से नहीं किया आप लोग। बोलिए सर, हम लोग को 2 आंसर लग रहा है, सच बता रहे हैं, 2 आंसर लग रहा है, ए भी और बी भी। अब अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर एक ही है। ठीक से देखो। एप्लीकेबिलिटी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फाइनल, जिसको बोलते हैं ना अप्रूवल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेबिलिटी, एमसीए फाइनलाइज करता है। नफरा तो खाली रिकमेंडेटरी बॉडी है या कंसल्टिंग बॉडी है, अप्रूव करने वाला बॉडी तो एमसीए है। तो एमसीए इज द राइट आंसर। सर लेकिन देखिए कितना गंदा लिख के दिया है, ऐसे कमिटी, अरे कमिटी लिखते साला कैसे मिनिस्ट्री? हम लोग मिनिस्ट्री तो बड़ा चीज हो गया सर।
तो ये सब तो सारा गंदे लोग हैं आप लोग, हम लोग तो ऐसे ही हैं। खाली ये बताओ, कुछ बच्चों को तो एमसीए भी राइट लग रहा था ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। एंड देन कुछ बच्चों को नफरा राइट लग रहा था। नफरा राइट लगने का रीजन क्या क्या था सर? एक तो एक कमिटी से पता चला, और रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल, तो वो लोग अप्रूवल तो नहीं करके दे सकते ना, और मॉडिफिकेशन भी नहीं करके, मॉडिफिकेशन का भी अप्रूवल कैसे करेंगे वो लोग? सब एमसीए करके देगा ना। वो लोग कंसल्टिंग बॉडी है, दे आर जस्ट कंसल्टिंग बॉडी, अपना रिकमेंडेशन दे देगा। फाइनल तो कॉल तो एमसीए को ही लेना है ना, नहीं समझे? तो सर ये तो गलती होगा हम लोग का, अगर 10 में से 9 ही राइट होगा। कितने लोग एमसीए बोले अभी क्लास में? ओके, फ्यू, गुड गुड। चलो नेक्स्ट। डी ना, कैसे गंदे से चॉइस है? नहीं, ओब्वियस है, क्रॉस बॉर्डर फ्लो स्टैंडर्ड से आता है, बिल्कुल जानते हो कि नहीं? सुनो, बढ़िया बात सुनाते हैं एक तो, इसको क्रॉस बॉर्डर फ्लो को लेकर के इनमें लास्ट क्लास टॉकिंग अबाउट पीवी नरसिम्हा राव, याद है? जब मोस्ट प्रोबेबली पीवी नरसिम्हा राव का मिनिस्टर या मनमोहन सिंह जी का होगा, दो में से किसी भी एक का, जब इंडिया में जब हम लोग इकोनॉमी को ओपन अप किया ना 1991 के बाद, हाँ, मनमोहन सिंह जी वॉज द फिनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पीवी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या हुआ भाई, इंडिया में हमेशा से पोटेंशियल तो था ही, हम लोग का गवर्नेंस या सरकार इस तरह से काम नहीं कर रही थी कि ग्रोथ पाथ में इंडिया को ले जाया जाए, कि भाई इंडिया नीड्स स्पीडी ग्रोथ, बिकॉज बाय दैट टाइम चाइना साला 15-15, 16-16% करके एनुअली ग्रो करता था। उस पीरियड में अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह डेवलप्ड इकोनॉमी हो चुके थे, दे वर ऑलरेडी डेवलप्ड बाय दैट टाइम। और हम लोगों को बाहर देखने का आदत ही नहीं था। तो उस पीरियड में जब ये डिसाइड हुआ कि भाई हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन में जाना होगा, इकोनॉमी को ओपन करना होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को चाहिए, ग्रोथ हम लोगों को चाहिए, नहीं तो इंडिया का पॉपुलेशन को प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। यह विजन उन दोनों बंदों में था। उसी पीरियड में यह भी फील किया गया कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो बहुत बैकवर्ड है। हमारा जो ये हम उस पीरियड का बात बोल रहे हैं 95, 96, 97 वगैरह का, बोला हमारा अकाउंटिंग बहुत बैकवर्ड है। और ग्लोबल फंड अगर इंडिया में आएगा, आपको सुनने का मन है कि नहीं? बोलूं ये सब बात की नहीं? और ग्लोबल फंड अगर इंडिया में आएगा तो वो लोग ट्रांसपेरेंसी मांगेगा। अब कोई आदमी 1000 करोड़ रुपए यहां लगा रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए लगाएगा, वो अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं मांगेगा। अब मान लो हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, कोई हम मान लो एप्पल कंपनी है, हम तुम्हारी कंपनी में 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग तो क्लीन मांगेंगे कि नहीं? हमको सारा इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं? हम ऐसे पैसा लगा दें कि तुम पैसा लेके रख लो? हमको तो प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि हम उस पीरियड में बड़े हो गए थे, समझने लग गए थे चीजों को, बहुत बहुत कमजोर था। हम लोग छुपाते ज्यादा थे, बताते कम थे। मतलब हम लोगों का पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता था, लिस्टेड एंटिटीज, पब्लिक का पैसा लगा हुआ, नहीं समझे? उसके बाद भी प्रोमोटर को लगता था मेरे बाप की कंपनी है। अरे तुम 75% स्टेक होल्डर ही तो है रे बाबा, या 60% स्टेक होल्डर ही तो है, बाकी 40% स्टेक तो पब्लिक के पास है। तो तेरी कंपनी कैसे हो गई? तू बोला हम बड़े मालिक हैं, पर कंपनी तो तुम्हारी नहीं है। थोड़ा सुनिएगा अच्छे से, हाँ, ये सब एक्स्ट्रा बात जब मैं बोलता हूं, वो उसका फीस नहीं लिया हूं मैंने, तो उसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा और सुनना है प्यार से। सो व्हाट आई एम सेइंग कि उसी वक्त परहैप्स मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कुमार मंगलम बिड़ला, कौन है कुमार मंगलम बिड़ला? हाँ, वो जो
आदित्य बिरला ग्रुप का आज के दिन चेयरमैन है। क्या नाम उसकी कंपनियां, ग्रासिम, जो सीमेंट कंपनी नहीं बड़ी वाली, क्या नाम उसका, ग्रासिम सीमेंट, अंबुजा सीमेंट तो बेच दिया उन्होंने, इसको बेच दिया, क्या नाम, अडानी को। अभी भी उनका वो ग्रासिम या कौन सा एक तो बड़ा सीमेंट है, और बहुत सारा कंपनी है उनका। ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज एन MBA। उनको अपॉइंट किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी का चेयरमैन। विजन देखिए, और बोला आप इसको करिए कि इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम इंप्रूव हो। अगर अकाउंटिंग सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा तो एक टाइम के बाद लोग पैसा देना बंद कर देंगे, और अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग के पास टैलेंट है बट रिसोर्सेस नहीं है। पैसा चाहिए ना जी ग्रोथ के लिए, तो रोड भी तो बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, सब कुछ बनाना है, इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, MBAs बनाने हैं, IIM IIT सब कुछ तो बनाना है। कुछ तो नहीं थे, सबके लिए पैसा चाहिए। वो लोग पैसा तभी देंगे जब ट्रांसपेरेंसी आएगा। हम लोग की अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी बोल के कुछ था ही नहीं। देन दैट मैन, वो इंस्टीट्यूट के साथ बैठ करके डिसाइडेड हुआ कि भाई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आओ। तब वहां पे जो एस फॉलो होते थे उनको लाया गया, अपने हिसाब से बनाया गया, तब एस बोल के इशू किया गया। नहीं तो मैं आपको बताया था ना, मैं जब CA फाइनल पास किया था ना, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। उसके बाद मतलब इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, वो 29 और 32 तक, जो भी 29 का भी स्टोरी आपको बताया, 32 का भी स्टोरी आपको बताया, वो सब आए धीरे धीरे करके। एंड आवर अकाउंटिंग सिस्टम इंप्रूव्ड लाइक एनीथिंग। डिस्क्लोजर रिलेटेड ये सब आया, 18, 17, 24, EPS सब आया उसके बाद। तो ये छोटा सा स्टोरी कि यू ऑलवेज लीड ए विजनरी लीडर जरूरी है देश के लिए। छोड़िए, आइए, ये क्यों उठा बात? अच्छा, वो ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, तो इसका तो डी ही करेक्ट है ना, तो डी को टिक लगा दो। आपके लग गए पांचों के टिक? चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पेज नंबर बताओगे? 2 ना, पढ़ो। ऐसे तो डी भी देखो रॉन्ग नहीं है, बट ए इज करेक्ट ना। गोइंग कंसर्न का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ए इज करेक्ट, बट डी भी रॉन्ग बात नहीं बोला हुआ है। क्या लिखा हुआ डी? बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अगर लॉन्ग टर्म तक वो लॉस मेकिंग रहेगा, तो सारा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, तो कहां से चलोगे जी? बट गोइंग कंसर्न का आइडिया यही है कि द बिजनेस विल रन फॉर एवर। सो चॉइस वाज ए, टिक लगा दो। इसको संभाल के, बहुत हड़बड़ा के आंसर मत करना। चाहो तो पीछे अपना कॉपी में पेज पलट लेना। नोट्स पलट लो ना, नोट्स तो है तुम्हारे पास, कॉपी तो है। रिवीजन नहीं किए तो क्या हुआ, कॉपी तो है। पलटो जा करके। कितना नंबर नोट में है? जाओ, 12 नंबर। क्या नाम है नोट का? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मांगा है उन्होंने? कौन सा दो ठो इसमें है? 4 में से, वही ना? तो कौन सा आंसर राइट हुआ? बी नंबर। अब देख रहे हो कैसा घटिया सा MCQ बनाया।
बुद्धि से नहीं होगा, मेमोरी से ही होगा। देखने से लग रहा है हाँ सभी तो राइट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मटीरियलिटी सभी तो राइट है, नहीं लग रहा है? लेकिन किस तरह से वो लोग क्वेश्चन को किया है गंदा कि 4 में से 2 ठो चुन के लाओ। बातें तो सारी राइट हैं, पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? तो द आंसर वाज बी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। 3 नंबर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, 3 नंबर। हम आपको खाली थोड़ा सा बता देंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा हुआ बताइए? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। क्यों सी? आप लोग राइट हैं। आपको मालूम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जानते हैं CSR का नाम सुने? ओके, जस्ट एक लाइन बोलना है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, उसमें कंपनीज को जिनको भी CSR का रिक्वायरमेंट होता है, उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट में CSR का डेटा देना पड़ता है कि मेरा CSR में खर्चा हमने कितना किया, असेट कितना बनाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना किया, कितना मेरा खर्चा होना अभी बाकी है। डू यू नो व्हाट इज CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या स्टोरी है बैकग्राउंड में बताओ तो, थोड़ा सा ऐसे ही, सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही बात कर रहे हैं। कैसे? मतलब कुछ भी करना पड़ता है, मतलब ऐसे। फैंटास्टिक, दिस गर्ल हैज गुड आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। गुड। बच्ची ने बोला कि कोई भी कंपनी, नॉर्मल आइडिया, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करती है तो सोसाइटी से वो बहुत कुछ लेती है, तो बोला उसका पूरा उसका कॉम्पनसेट करने के लिए उस कंपनी को, सोसाइटी को गिव बैक करना जरूरी है। तो कंपनी लॉ में एक सेक्शन लाया गया। अभी सेक्शन मेरे को मत पूछना कौन सा है, ठीक है? उसमें बोला गया कि एक्स अमाउंट ऑफ टर्नओवर, एक्स अमाउंट ऑफ नेटवर्थ अगर आपका क्रॉस हो जाता है तो आपको X% ऑफ योर पास्ट प्रॉफिट, माने पास्ट एवरेज पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट का कुछ कॉन्सेप्ट है, मेरे को परसेंटेज नहीं पता, आपको स्पेंड करना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। बहुत लोगों ने डिबेट किया कि लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझने दो। तुम कौन होते हो? तुम लॉ बनाओ ना। हमको सोसाइटी को कैसे गिव बैक करना हम सोचेंगे ना, नहीं समझे? तो जब ये रूल आया CSR का, एग्जैक्ट CSR का रूल क्या है आज तुम्हारा होमवर्क है, पढ़ाई के लिए नहीं, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अभी मत देखना गूगल, थोड़ा देर बाद देखना, क्या क्वेश्चन पूछे? हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज टू बी स्पेंट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समवेयर बिटवीन 2 to 3 होना चाहिए, मेरा गेस वर्क है, एग्जैक्ट बाद में देखना, अभी मत बोलना। तो उसका ना रिपोर्ट बनाना पड़ता है और फिनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है वो। तो आपने गेस करके जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बोला, आपने राइट बोला, टिक लगा दो उसको, आगे चलो। चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में कुछ बताए थे कभी भी? नोट है? याद है कि नोट पढ़ना पड़ेगा? याद है, थैंक यू। कहां पे लिखाए थे एक बार हमको बताओ ना, हमको तो लगता है हम लिखाया नहीं है। अच्छा, वो कंसिस्टेंसी पे लिखाए होंगे,
हाँ हाँ, वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी और अक्रूवल नहीं था क्या? तो वो कंसिस्टेंसी वाले पैराग्राफ का वायोलेशन है ना, चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसिस्टेंसी वाले पैरा में लिखा है ना, वही हम बोले कब पढ़ा दिए हम, समझ गए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के नोट में पढ़ाए थे। बोलिए कौन सा राइट है? वो बाई स्टैच्यूट बाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये राइट है। फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी राइट है। बोथ ए एंड बी ये ज्यादा राइट है। और बाई स्टैच्यूट आज ये क्या हुआ? अच्छा, एंड दोनों एक साथ बोले वो तब डी तो बेवकूफ वाला बात है। हाँ, किसको राइट बोल रहे हैं आप लोग? सी को। हाँ देखो तो मेरे नोट में ये लिखा हुआ क्या अच्छे से, ये वाला बात पर्टिकुलर, ये वाला बात कि एस बोले तो भी बदलना होगा, स्टैच्यूट बोले तो भी बदलना होगा, और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमको खुद लगे बदलना है तो भी हमको बदलना होगा। जानते हो कि नहीं? सुनो एक तो बात सुनाते हैं अभी। अगर नोट में वही उसी नोट में रहिएगा, कॉपी में वहीं पे रहना प्लीज, कॉपी देखो। whenever there is a change in the accounting policy, whenever retrospective amendment होता है, समझे? बिगिनिंग से कैलकुलेट करके लाना पड़ता है। वो जिस आइटम में आपने चेंज किया ना, उसका बैलेंस शीट वैल्यू बिगिनिंग से चेंज करके लाना पड़ता है। समझे क्या बोला? और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप असेट लायबिलिटी के वैल्यू को चेंज करोगे ना, तो पीएनएल में इंपैक्ट आएगा। अरे भाई असेट बढ़ाओगे गिराओगे तो लॉस प्रॉफिट भी तो होगा ना जी। डुअल एस्पेक्ट पे जिंदा है ना हम लोग, डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं ना। और वो जो इंपैक्ट होता है ना सर, हाँ बेटा, हाँ माने एक को डेबिट करोगे, अगर असेट को डेबिट करोगे तो क्रेडिट पीएल होगा, असेट को क्रेडिट करोगे तो डेबिट पीएल होगा, लायबिलिटी बढ़ाना है तो डेबिट पीएल होगा। नहीं समझे? कोई भी काउंटर जब करोगे, एसेट बढ़ाना लायबिलिटी बढ़ाना, तो उसका उल्टा काम पीएल में जाएगा। और जानते हो सर, इसका नोट्स में डिस्क्लोजर होता है। देखो तो हम लिखाएं क्या वहां पे? इसका फैक्ट एंड इफेक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स में। नहीं लिखा है ना? ये AS5 में हम लिखा देंगे, और अगर अभी आपको चाहिए लिखना तो लिख लो, अच्छा रहेगा, वहीं पे जगह है, एक लाइन खाली चाहिए। लिखो द फैक्ट एंड इफेक्ट, द फैक्ट एंड इफेक्ट। फैक्ट का मतलब आपने क्या चेंज किया, इफेक्ट का मतलब उस चेंज के कारण क्या असर पड़ा। द फैक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। ये बताया नहीं था तुम लोग को पढ़ाते वक्त? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 को। इक्विटी में चेंज, ऑल थ्री ना? कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, कैपिटल नया रेज करेंगे तो इक्विटी तो बढ़ेगा ही। ऑल ऑफ द अबव, all the three is the correct answer. Good. टिक मार लिए सब में? और भी है क्या देखो तो? चलो वहां पे चलो। ऐसा लगा आपको पूरा चैप्टर अच्छा था कि बोरिंग बोरिंग? अच्छा था ना? गुड गुड, थैंक यू। क्या बोल रहे? हाँ, इसको चाहिए पीएल बनाना, रेंट लिखे वहां पे, सैलरी लिखे, है ना, स्पेलिंग भी सीखेगा। ये सब बड़ा बड़ा बात है ना मुन्ना, बड़ा बड़ा बात सीखो। सैलरी रेंट तो बहुत लिख लिया लाइफ में, 11th-12th में लिखा, फाउंडेशन में लिखा, बीकॉम में लिखा, हम लोग भी लिखेंगे।
चलो चलो देखें क्या लिखता है. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 एंटिटीज हुज टर्नओवर exceeds rupees dash. हम नहीं समझे. और लेवल 2 वही मैं बोला तुम लोग अभी से कैसे आंसर कर दिए, हम नीचे तक पढ़े ही नहीं है. चोर लोग. आप समझे. हम बोले साला इतना लाइन पढ़ के ये लोग कैसे बता दे रहा 50 करोड़. आप समझ रहे हो क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ. हम पहला सेंटेंस पढ़ के रेडी हैं, उसमें नीचे तो और 2 लाइन है, वो नीचे वाला लाइन से पका हुआ ना 50 करोड़. हाँ वही. क्या अब लिखा क्या है वो एक्चुअल में, लेवल 2 एंटिटी होने के लिए गैप कितना है. अच्छा अच्छा वो पूछा है. ओके किससे स्टार्ट हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है. तो खत्म वो दे दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको चुनना था. वही मैं बोले ये लोग बोला कैसे 50 करोड़. वो तो नॉट लेवल 1 है, वो लेवल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. वो लेवल 2 नीचे दिया है. थैंक यू. तो 50 करोड़ पे टिक लगा दो. नेक्स्ट देखो. याद था आपको 17. 3 भी तो है. अच्छा 3 ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो 317 है ना. इधर 317, उसके बाद 1824, उसके बाद 28. 317 कैश फ्लो और सेगमेंट रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर. 1824 डिस्क्लोजर. 18 is related party disclosure, 24 is discontinuing operation disclosure. Only 28 is accounting, impairment of assets. चलो बढ़िया है. 17 पे टिक लगा दिए. नेक्स्ट. पढ़ने दिया करो ना बेटा, तुम लोग का कुछ गलत इंटरप्रिटेशन हुआ तो. ये देखिए कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज. देखिए देखिए वो जो बात एस का एप्लीकेबिलिटी पे वर्ड देखिए, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज, जिससे हम 32 नंबर पैरा बनाए नोट्स का. अच्छा 250 करोड़ से अगर ऊपर का टर्नओवर है तो उसको कहां रखोगे. लेवल 1 में रखेंगे. डन. 4. थोड़ा टाइम दो बच्चों, ऐसे मत करो. अच्छा 2 से 10 वाली बोरोइंग है ना, वही पूछा है ना. तो लेस देन 2 भी तो एक ठो लेवल है, वो लेवल 4 है. और हमारा ये आंसर लेवल 3 होगा, है ना, क्योंकि लेवल 1 हो गया कौन, 50 करोड़ से ऊपर वाला बोरोइंग, है ना. ठीक बोल रहे ना. लेवल 2 में आ गया 10 से 50, लेवल 3 में आया 2 to 10, और लेवल 4 में आया उससे नीचे वाले लोग. तो ये 2 to 10 क्लियर कर दिया है क्या. ठीक ठीक. तो लेवल 3 को टिक लगा दो. ग्रेट. पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5. सी क्यों नहीं होगा, पढ़िए ना आप लोग. अरे हम बी को टिक लगाएंगे, सी क्यों नहीं होगा बात करना हमको. अरे हमको मालूम है, हम वो नहीं बोल रहे हैं. आप थोड़ा देखिए तो सही, कुछ बात है ना. मैं पगलेट तो नहीं हूं.
देखिए तो सही कि हाँ वही बोल रहा हूँ, जज करने दो ना बच्चों को, थोड़ा टाइम तो दो, इसीलिए बोल रहा हूँ। माने सी का भी बनता है, माने सी एकदम ऐसे इग्नोर करने लायक स्टोरी नहीं है। सी उठा के फेंक नहीं सकते, फेंक देंगे बाद में, बट बात करेंगे। लेट्स टॉक। ए तो क्लियर है भाई, जो बैंक हो गया वो तो नॉन एसएमसी होगा ही होगा, कहानी खत्म है। डी भी क्लियर है, जिसका टर्नओवर 500 डज नॉट एक्सीड 500 करोड़, तो मान लो 400 करोड़ है, तो डज नॉट एक्सीड 500 में तो 400 भी आएगा, तो 400 करोड़ होते ही तो आप नॉन एसएमसी हो गए, वहां क्लियर है। बी एंड सी दोनों में लफड़ा है, देख माने बी तो क्लियर है, डज नॉट एक्सीड अब समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। 50 से 250 वाला लोग का कुछ बोला ही नहीं सी में। सी करेक्ट है पर सी इनकम्प्लीट है। आप देखो जरा सब कुछ, सी रॉन्ग नहीं है। अरे 50 करोड़ से नीचे वाला एसएमसी होगा कि नहीं? मेरी सारी कंपनी एसएमसी है, सबका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, तो मैं रॉन्ग कहां हूं? सी गलत नहीं है, सी इनकम्प्लीट है। सी नहीं बता रहा 50 से 250 का क्या होगा। नहीं समझे अभी भी? सी जस्ट सेइंग कि टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ इज एसएमसी। ट्रू, ट्रू सर, बोलो हाँ या ना। ए टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ इज एसएमसी, बोलो हाँ या ना। इट इज एसएमसी यार। और बी बोल रहा टर्नओवर लेस देन 250 करोड़ इज एसएमसी। हाँ आप भी राइट हैं, तो बी भी राइट है और सी भी राइट है। करेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वही तो बात करने बोल रहा हूं। आप लोग डायरेक्टली इग्नोर करके भाग गए ना। आप लोग बी बोले और भाग गए, क्लोज कर दिए डिस्कशन को। बातचीत होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हम ये बोल रहे हैं। लेट्स टॉक ना एटलीस्ट। सी इज इनकम्प्लीट, सी पूरा बात नहीं बता रहा। सी उस कंपनी के बारे में नहीं बता रहा जिसका टर्नओवर 190 करोड़ है। बोलिए हाँ, तो 190 करोड़ वाला कंपनी कौन होगा? वो भी तो एसएमसी होगा। इसलिए बोलिए बी करेक्ट है, अदरवाइज सी रॉन्ग नहीं है। अगर बी चॉइस नहीं होता सी को साला तुमको राइट बोलना पड़ता। बोलना हाँ एक बार। अगर वहां ए सी और डी चॉइस होता मुन्ना, तुम बोल सी को राइट मारता कि नहीं? तो ऐसे ही बेइज्जत करके छोड़ दोगे। आप समझे क्या प्रॉब्लम हुई अभी आप लोगों के अंदर? थोड़ा सा ध्यान दो, कोई डांट नहीं रहा आप लोगों को, बी केयरफुल। आप लोगों ने क्या सोचा, जैसे इस बच्ची ने वो जो 50 करोड़ देखा तो बोला ये तो बोरोइंग का रूल है। नहीं समझे? ये टर्नओवर का रूल थोड़ी है, तो उसी को ऐसे गोली मार दी। जबकि सी थॉट के साथ भी तो घुसाया हो सकता है। हमारा बी और सी में बी ज्यादा करेक्ट है, पर सी भी करेक्ट है, सी रॉन्ग नहीं है। हाँ सी इज पार्शियली करेक्ट, यस। इसीलिए मैं बोलता हूं चॉइसेस को केयरफुली पढ़ो। कब फंसा देगा इस तरह के क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? ये 15 ठो में से सबसे बढ़िया एमसीक्यू क्वेश्चन था। दिस वन वॉज दी बेस्ट वन। सो एवरीथिंग इज कंप्लीट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, आप लोग एक काम करना। हाँ ठीक है, उसका डिस्कशन अभी कर देते हैं, वेट करो। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आईसीएआई का स्टडी मॉड्यूल आ गया तुम लोग के पास? ये जो तीनों टॉपिक मैंने कराया, तीनों टॉपिक, इफ यू गेट टाइम, अभी तो होपफुली तुम लोगों को टाइम मिलता होगा, पता नहीं सारे ट्यूशन चालू हो गए और तब तो नहीं मिलता होगा।
फिर भी जब भी टाइम मिले ICAI का स्टडी मॉड्यूल को, ये जो 3 टॉपिक है, एक बार ब्रीफली गो थ्रू कर लेना, इससे काम हो जाएगा. इट हैज बीन ड्राफ्ट, माई बुक हैज बीन ड्राफ्टेड एंड माई नोट्स आर ड्राफ्टेड इन वेरी वेरी एडिक्वेट मैनर. आई मीन बहुत अच्छे से बनाया गया, बट स्टिल ICAI का बुक का गो थ्रू होना जरूरी है. तो जब भी टाइम मिले उसको गो थ्रू करना. ओके अच्छा, कौन सा होमवर्क को लेके बातचीत चल रहा है? पेज 5 क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा, तो क्लास वर्क ही है, होमवर्क थोड़ी है तो टाइम अपने पास. कौन सा पॉइंट में आप लोगों को तकलीफ हुआ बच्चों? नंबर 2 में क्या हुआ बोलो? क्यों? नंबर 2 में लिखा डिविडेंड अर्न्ड एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1000 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू 100 है, एट द रेट ऑफ 12,000. अच्छा, एट द रेट ऑफ 12,000 क्या है वो नहीं समझ में आया होगा. ओके, वो मार्केट प्राइस है. डिविडेंड फेस वैल्यू पे नहीं तो पेड अप वैल्यू पे कैलकुलेट होता है. ये भी किसी ने पूछा था, फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू का बातचीत. रुकिए 2 मिनट सुनो, पहले 1 मिनट. यहां पे डिविडेंड आप लोगों ने कितना निकाला है पहले ये बताइए? 1000 इंटू 100, 1 लाख. 1 लाख का 15%, 15,000 का डिविडेंड निकलेगा. तो सर वो एट द रेट ऑफ 12,000 क्या लिख करके दिया है? वो हो सकता है उसका मार्केट प्राइस हो या उतना में उन्होंने खरीदा होगा. यू डोंट नो वो क्या चीज है, वो क्लियरली लिखा हुआ नहीं है. हेल्ड एट द रेट ऑफ 12,000, इसका मतलब है उन्होंने जब खरीदा था ना तो वो 12 रुपया में खरीदा होगा. फेस वैल्यू 100 है. हाँ, 100 लिया हुआ है. मार्केट में 12 रुपए दाम नहीं होता कोई भी चीज का. 1000 शेयर है, 12 रुपए बाजार में दाम है. बहुत सारा शेयर का दाम ऐसा रहता है, 2-2 रुपए दाम रहता है. अभी मैं अपना पोर्टफोलियो खोल करके दिखाऊंगा तो दंगे रह जाएंगे आप. तो 20-20 पैसा दाम भी है, 20-20 पैसा. करेंगे क्या? कंपनी बैठ गई. हम लोग को जब लगता था कंपनी अच्छी थी, अनिल भाई की सारी कंपनियां, 1 रुपया 20 पैसा दाम है. जितना बार देखते हैं दुख होता है. बेच नहीं सकते, डीलिस्ट हो गया है. 1 रुपया में बेच के क्या करेंगे? 1000 शेयर है, 300 रुपये में लिए मान लो. सब कुछ सुनिए, है उन्ना सुन जरा. 1000 शेयर है, 300 रुपये में लिया, 3 लाख रुपए लगा. हेलो, अभी उसका दाम 60 पैसा है. अब 1000 शेयर 60 पैसा में बेचोगे तो कितना रुपया मिलेगा? 600 रुपये. समझे कि नहीं? अब वो 600 रुपया लेके क्या आने जानी है? छोड़ो, वहीं पड़ा है डीमैट में. तो बच्ची ने पूछा कि सर 100 रुपया का फेस वैल्यू का शेयर का दाम खाली 12 रुपया. 12 रुपया बहुत है, 12 पैसा भी होता है. सो डोंट वरी. अभी क्योंकि आप लोग मार्केट में नहीं हैं तो आप लोगों को ये सब चीज अजीब सा लगता है. हम लोगों के पोर्टफोलियो में दोनों तरह के स्टॉक हैं. जो 10 रुपया में हम लोग लिए और 12 पैसा है, और जो 10 रुपया में लिए 3,000 रुपया है. नहीं समझे? सो दिस हैपन्स माई सन, डोंट वरी. आगे चलें. अब कर लोगे? आपका आंसर मैच हो गया? बताओ फोर्स क्या है? मिस्टर मोहंती विड्रयू 10,000 फॉर पर्सनल पर्पसेस. ये कैश विड्रॉल हो गया. एंड ऑल्सो विड्रयू
गुड्स वर्थ 5000 फॉर पर्सनल पर्पजेस, तो दोनों में ही तो असेट ही गिरेगा, दोनों में ही असेट गिरेगा और इक्विटी गिरेगा, ड्राइंग ही तो है। सर उसका भी ड्राइंग होगा तो भी इक्विटी करेगा। जनरल एंट्री बोलो। 1 मिनट, बच्ची का क्वेश्चन, 1 मिनट तमगना, 1 मिनट, वेट फॉर ए मिनट। हाँ 1 सेकेंड जरा रुकिएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। कैश विड्रॉवल का जनरल एंट्री इस बच्ची को बोलने दीजिए। अगर कोई प्रोपराइटर कैश विड्रॉ करता है, गिव मी द जनरल एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप स्टॉक विड्रॉ करेंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक बोल दीजिए, टू परचेज बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग टू परचेज बोलते हैं ना, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस दी स्टॉक। अगर बैलेंस शीट वाइज जाएंगे तो टू परचेज नहीं बोल के ड्रॉइंग्स टू स्टॉक बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को असेट लायबिलिटी और इक्विटी पे फोकस करना है। सो लेट्स नॉट नेम एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, लेट्स नेम द आइटम ऑफ असेट डायरेक्टली। तो अब आप देखो, ड्रॉइंग टू स्टॉक 5000 रुपीज और ड्रॉइंग टू कैश 10,000 रुपीज। आपने बनाया पूरा, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा गजब है। देखिए तो बच्चों, ये सब राइट है क्या? सब लोग देखो अपना अपना आंसर। ये रॉन्ग है क्या? डिस्काउंट ऑफ 2% कहां है तुम्हारा? ये रॉन्ग है। लायबिलिटी 50 होगा, असेट 49 होगा और इक्विटी 1000 से बढ़ेगा। ये रॉन्ग है बेटा आपका। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में 15,000 का असेट डन है, इक्विटी डन है। तीसरा में रेंट पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड है क्या? ये रॉन्ग है, इसका पूरा रॉन्ग है ये। हाँ, तो कैश कम होगा और इक्विटी में जाएगा ना, इक्विटी कम होगा। ये देखिए ना क्या कम करी, लायबिलिटी। तो कहां आउटस्टैंडिंग, वही तो मैं पूछा तुमसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है क्या? इस बच्ची ने बोला नहीं नहीं सर रेंट लिखा हुआ है। तो रेंट तो एक्सपेंस हो गया ना, एक्सपेंस तो इक्विटी को इंपैक्ट करेगा। तो आपका ये भी रॉन्ग, आपका ये भी रॉन्ग। ड्राइंग आपका राइट है। ये क्या बिल्स रिसीवेबल क्या है? नील इफेक्ट है ना, और रुपया मिल गया और बीआर मैच्योर हो गया। ओके, हाँ तो ये राइट है इस बच्ची का। तो इसका दो गलत है। तो ये आप लीजिए, जिसका पूरा राइट है वो दीजिए अपना कॉपी। थैंक यू। यमुना देखो जरा सब कोई। हेलो एवरीबॉडी। 1151 फर्स्ट स्टेप के बाद 250 901 looks correct. 1515 it's correct. 2020 it's correct. 1515 it's correct. बिल्स रिसीवेबल लिखो तो सही, बिल्स रिसीवेबल नील, नील तो करो, मार्क्स काट देगा उसी से। नहीं नहीं कुछ नहीं, बिल्स रिसीवेबल नील नील नील, बट ये लिखना पड़ेगा। ये फाइनल आंसर इस बच्ची का राइट है। 1131 250 and 881 फाइनल आंसर इज करेक्ट। जाइए, गिर गया कैमरा। दिख रहा है ना ठीक से? ओके, ये लीजिए। सो कल कितनी बजे क्लास है हम लोग की? 4:30। टुमारो विल स्टार्ट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार लास्ट पॉइंट भी बताइएगा इस सम का, बता दिए ना। बिल्स रिसीवेबल मैच्योर का जर्नल क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वन असेट गोज अप, वन असेट गोज डाउन, सो इट्स नील इफेक्ट।